हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसा कि मेरा लास्ट टॉपिक चल रहा था प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, आज फिर इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता दो कारकों के ऊपर निर्भर करती है। किन किन पर? पहला तो करती है ताप पर और दूसरा करती है पदार्थ के प्रकार पर। और पदार्थ के यदि हम लोग प्रकार के लिए बात करें तो पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे चालक होता है, जैसे कुचालक होता है, जैसे अर्धचालक होता है, जैसे कि कोई मिश्र धातु होती है। मोस्टली जो पदार्थ होता है वो इन तीन प्रकार का होता है कि नहीं होता? लेकिन एक मैंने मिश्र धातु और ले ली क्योंकि हमारे फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती है मिश्र धातुओं की ताप पर निर्भरता। हमारे ज़्यादा काम क्या आती है? मिश्र धातुओं की ताप पर निर्भरता काम आती है। इसलिए मैंने इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया पदार्थ को। पहला चालक, दूसरा कुचालक, तीसरा अर्धचालक और चौथा मिश्र धातु। तो पहले मैं बात करूं सबसे पहले चालकों के लिए या फिर चालक पदार्थों के लिए। तो चालक पदार्थों में जो प्रतिरोधकता है, ये प्रतिरोधकता ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है, उस चीज को देखते हैं हम लोग यहां पे। तो मैंने आप लोगों के लिए एक टॉपिक बताया था पहले। क्या बताया था मैंने? कि J बराबर सिग्मा E प्रूफ करवाया था, आपको याद है? जहां सिग्मा होती है उसकी चालकता, जिसका मान होता है Ne²/m इंटू टॉ था। और जो प्रतिरोधकता थी रो, वो रो बराबर थी m/Ne² इंटू टॉ। ये एक्सप्रेशन काम आए थे, निकाले भी थे हम लोगों ने। रो यहाँ पे प्रतिरोधकता है और सिग्मा यहाँ पे क्या है? उसकी चालकता है। अब देखें हम लोग चालक पदार्थों के लिए। तो जब चालक पदार्थों का ताप बढ़ाया जाता है, जब चालक पदार्थों के ताप में वृद्धि की जाती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो स्थिर रहती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना वो कम होती है और ना ही वो बढ़ती है। वो कैसी रहती है? स्थिर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या होती है? स्थिर। लेकिन ताप पाकर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, उस वेग का मान बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, उस वेग का मान बढ़ जाता है। कब? ताप बढ़ाने पर। और जब वेग बढ़ जाता है तो जैसे जैसे वेग बढ़ता है, हम लोग जानते हैं कि v वेग बराबर होती है दूरी बटे समय। होता है कि नहीं होता? और जब वेग बढ़ेगा तो जो माध्य मुक्त पथ है, माध्य मुक्त पथ, उसके मान में कमी आती है। माध्य मुक्त पथ के मान में कमी आती है, जिससे विश्रांति काल यानी टॉ, विश्रांति काल ध्यान है समयों का योग। तो जो विश्रांति काल है यानी जो लगने वाला समय है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से, इलेक्ट्रॉन मान लिया इस सिरे से और यहां तक पहुंच रहा है, ए से, और कहां तक पहुंचना है इसको? बी तक।
और जब इसके वेग का मान ज्यादा हो गया, एक तो वेग है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और एक वेग है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब वेग ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा, और यदि वेग कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा, और यदि वेग ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा। तो जब वेग का मान ज्यादा है तो विश्रांति काल के मान में क्या होती है, कमी होती है, और जब विश्रांति काल का मान कम हो जाता है तो प्रतिरोधकता का मान, टो की वैल्यू कम हो गई, हर कम हो रहा है, तो रो की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कब, जब हम लोग चालक पदार्थों के ताप के मान में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हम चालक पदार्थों के ताप में वृद्धि करते हैं तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो अपरिवर्तित रहती है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग का मान बढ़ जाता है, और जब वेग बढ़ गया तो माध्य मुक्त पथ के मान में कमी आती है, जिससे विश्रांति काल का मान कम हो जाता है और प्रतिरोधकता रो का मान बढ़ जाता है। क्लियर है यहां तक, क्या नहीं है? आगे देखें तो इन चालकों की जो ताप पर निर्भरता है उसके मध्य ग्राफ खींचूं, तो ये तो मैंने अक्ष मान लिया किसका, समय का, और ये मान लिया मैंने रो का। प्रारंभिक अवस्था में जो प्रतिरोधकता है उसका मान मैंने मान लिया क्या, रो जीरो, रो नॉट, टी बराबर 0 पर प्रतिरोधकता क्या हो गई, रो जीरो हो गई। अब जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रतिरोधकता का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो ग्राफ कैसे आ गया, रो नॉट से आगे बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। ये ग्राफ है किसमें, रो में और टी में, यानी प्रतिरोधकता और ताप के मध्य जो वक्र है चालक पदार्थों के लिए, वो वक्र आता है एक सरल रेखा। कैसा आता है, एक सरल रेखा के रूप में आता है। क्लियर है बच्चों यहां तक? अगर मान लो ये वक्र खिंचवाए न्यून ताप पर, तो न्यून ताप पर जो प्रतिरोधकता के मान में परिवर्तन है वो परिवर्तन अल्प होता है, यानी ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से। ग्राफ कैसे आता है, कुछ इस तरीके से। डायरेक्ट ही नोट करना है और डायरेक्ट ही इनको याद रखना है, ठीक है। ये थ्योरी दिमाग में बैठ गई। क्या बोला मैंने, जब ताप बढ़ा है तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ गया, तो उसके लिए एक सरल रेखा आ गई। और जब न्यून ताप के लिए बात कर रहा हूं, किसके लिए, न्यून ताप के लिए, तो वक्र इस तरीके से प्राप्त होगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार समझने के लिए। ले लिया? पहला हो गया हमारा किसका, चालक पदार्थों के लिए। दूसरा देखते हैं कुचालक पदार्थों के लिए। दूसरा क्या है, कुचालक पदार्थों के लिए। तो जो कुचालक पदार्थ होते हैं, उन कुचालक पदार्थों में ताप बढ़ाने पर, कुचालक पदार्थों का जब हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है। यानी n का मान बढ़ता है, और जब n का मान बढ़ गया, n बढ़ गया, तो रो का मान क्या हो गया, कम हो गया।
यानी सीधी सी एक लाइन याद रखनी है बस कि जो कुचालक पदार्थ हैं उन कुचालक पदार्थों में ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। या कैसे वृद्धि होती है? चरघातांकी रूप से। कैसे वृद्धि होती है? चरघातांकी रूप से। और जब संख्या के मान में वृद्धि होती है तो प्रतिरोधकता के मान में चरघातांकी रूप से क्या होगी? कमी होगी। और कितनी कमी होगी? वो कमी होगी रो बराबर रो नॉट e की पावर रो बराबर रो जीरो e की पावर KT। रो बराबर क्या होता है? रो जीरो e की पावर KT ले लो, या फिर इसको एक काम करो, कुचालक है ना, तो कुचालक पदार्थों के लिए लो उसको Eg अपॉन KT, जहां Eg क्या होता है? Eg होता है एनर्जी गैप, यानी ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल क्या चीज होती है ये मैं आपको 16वें चैप्टर में समझाऊंगा। K होता है यहां पे वोल्टजमान नियतांक, और T होता है इसका क्या? परम ताप। लिख सकते हैं इसको Eg की वैल्यू क्या बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट KT के रूप में व्यक्त करना चाहा। लेकिन हम लोगों की जो बुक है, जो राजस्थान बोर्ड की किताब हमारे सिलेबस में चल रही है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन लिखें तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन आता है रो बराबर रो जीरो e की पावर Eg अपॉन KT के रूप में। और जो e की घात के रूप में कमी होती है, तो e की घात के रूप में जो कमी है उसको ग्राफ के द्वारा व्यक्त करने के लिए हम लोग एक अक्ष को रो नाम दे देते हैं और एक को दे देते हैं T। और चरघातांक के रूप से कमी हो रही है तो कमी का मान इस तरीके से। चरघातांकी फलन के लिए जो ग्राफ खींचा जाता है वो ग्राफ इस तरीके से खींचा जाता है। ठीक है, चाहे आप लोग कुचालक पदार्थों के लिए बात कर लो या फिर आप लोग अर्धचालक पदार्थों के लिए बात कर लो, दोनों के लिए ही सिस्टम एक जैसे होंगे। चाहे मैं इसको कुचालक मान लूं या मैं नंबर 3rd पॉइंट मान लूं अर्धचालक पदार्थों के लिए, तो दोनों में ही एक ही सिस्टम काम करता है। क्या सिस्टम काम करता है कि जैसे ही ताप के मान में वृद्धि की जाती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में चरघातांक के रूप से क्या होती है? वृद्धि होती है, जिससे प्रतिरोधकता के मान में कमी आती है। और चरघातांक के रूप से जो कमी आ रही है उसको इस तरीके से ग्राफ से व्यक्त कर देते हैं। तो कुचालकों के लिए भी एक्सप्रेशन यही है और अर्धचालकों के लिए भी एक्सप्लेनेशन यही है, कोई अंतर इनमें नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? नेक्स्ट आता है नंबर 4। नंबर 4 ले रहा हूं मैं मिश्र धातुओं के लिए। मिश्र धातु कौन सी होती हैं? मिश्र धातु होती हैं क्या? नाइक्रोम, यूरेका, मैग्नेन इत्यादि। इनमें क्या होता है भाई? इन मिश्र धातुओं में क्या होता है कि जैसे ही ताप का मान बढ़ाया जाता है, धातुओं पर हम लोग ताप का मान बढ़ाते हैं। इधर साइड वाले एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं, रो बराबर m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर का मान बढ़ा देते हैं, वैसे ही
इसके विश्रांति काल के मान में कमी होती है, यानी इनका वेग बढ़ जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे तो कोई परिवर्तन होता नहीं, सिर्फ किस पे परिवर्तन होता है, उसके वेग पर। और जो वेग पर परिवर्तन होता है तो वेग के मान में क्या होती है, वृद्धि। और वेग के मान में जब वृद्धि होगी तो विश्रांति काल के मान में क्या हो जाएगी, कमी। और विश्रांति काल के मान में जब कमी होगी तो विश्रांति काल के मान में कमी होने पे प्रतिरोधकता रो का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब हर कम हो रहा है, ये टो का मान कम हो रहा है, तो रो का मान बढ़ेगा। तो फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया। और जब बढ़ने वाली स्कीम आ गई तो उसके लिए ग्राफ कैसे आएगा, जैसे चालक पदार्थों के लिए आया। प्रारंभिक प्रतिरोधकता तो क्या हो गई, रो नॉट हो गई, ये प्रतिरोधकता और ये ताप टी। हो गया सिस्टम के नहीं हो गया। स्क्रीनशॉट खींच लो इसका एक बार। डायरेक्ट छोटा सा एक्सप्लेनेशन याद रखना है आपको, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। अब एक और एक्स्ट्रा टॉपिक है इसका जो मैं बता रहा हूं आपको, वो याद रखना है हमको और कॉपी में भी नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है अतिचालकता। अतिचालकता क्या होती है कि कुछ धातुएं अथवा जो मिश्र धातुएं होती हैं, उन मिश्र धातुओं में क्या होता है कि एक साथ किसी एक निश्चित ताप पर टेम्परेचर क्या होता है, एक निश्चित होता है, कोई भी ताप हो सकता है। किसी निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता रो का मान 0 हो जाए, किसे कहते हैं, अतिचालकता। अतिचालकता से पहले हम लोग समझते हैं अतिचालक पदार्थों को। तो किसी निश्चित ताप पर कुछ धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का मान असामान्य रूप से घटकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। असामान्य रूप से घटकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, अतिचालक पदार्थ। उन पदार्थों को क्या कहते हैं, अतिचालक पदार्थ। और पदार्थों के इस गुण को क्या कह देते हैं, अतिचालकता। क्या कह देते हैं पदार्थों के इस गुण को, अतिचालकता। और जिस ताप पर यह घटना होती है, जो निश्चित ताप मैंने बताया है, जिस ताप पर यह घटना होती है उस ताप को हम लोग क्या कह देते हैं, क्रांतिक ताप। क्या बोल देते हैं उस ताप को, क्रांतिक ताप। यानी मैंने यहां पे परिभाषा निकाली है 3। पहली क्या बताई है कि एक निश्चित ताप पर कुछ धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का मान असामान्य रूप से घटकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उन पदार्थों को क्या बोला जाता है, अतिचालक पदार्थ कहते हैं। जो ये पदार्थों का गुण है उसे कह देते हैं अतिचालकता। और जिस ताप पर ये होता है उस ताप को क्या कह देते हैं, क्रांतिक ताप। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो अतिचालक पदार्थ होते हैं, उन अतिचालक पदार्थों के चुंबकीय क्षेत्र यानी V, चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं किससे, B से। चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेसनर प्रभाव। क्या बोल देते हैं, मेसनर प्रभाव। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो 1 नंबर में घुमाने के लिए पूछी जा सकती है।
जो हमारा क्वेश्चन पेपर आता है 56 नंबर का, उस 56 नंबर के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें घुमाने के लिए दिए जाते हैं, और उनमें से ही एक क्वेश्चन है क्या, मेसनर प्रभाव। मेसनर प्रभाव किसे कहते हैं? तो परिभाषा क्या बन गई कि अतिचालक पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, जिसे क्या कह देते हैं, उसका मेसनर प्रभाव कह देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान रहेगा आप लोगों को, चालक और अर्धचालक दोनों में क्या था एक्सप्रेशन। चालकों में तो ताप बढ़ाऊंगा, प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा। कुचालक और अर्धचालक में क्या होगा, चरघातांकी रूप से प्रतिरोधकता का मान कम होगा। मिश्र धातुओं में फिर बढ़ेगा। और अतिचालकता किसे कहते हैं कि क्रांतिक ताप पर प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यानी क्रांतिक ताप किसे कहूँगा, वह निश्चित ताप जिन पर कुछ धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का मान शून्य हो जाता हो, उसे क्या कह देते हैं, क्रांतिक ताप कह देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, गुड बाय, थैंक यू।